प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको लग्नेश और भाग्येश के संबंध के बारे में बताने वाला हूं। ये दोनों ही ग्रह जन्म कुंडली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दो ग्रहों में से निकल कर आते हैं और इन दो ग्रहों का आपसी संबंध आपके जीवन में किस प्रकार की उन्नति, किस प्रकार की सफलता आप अर्जित कर पाएंगे, क्या क्या आप प्राप्त कर पाएंगे, उन सभी बातों को दर्शाने का काम करता है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि आप अपने भाग्य से क्या प्राप्त कर पाएंगे और क्या आपको भाग्य से मिल जाएगा, जिसमें आपकी मेहनत भी कम रहेंगी या न के बराबर रहेंगी, या आपको ये अधिक संघर्ष करवाएंगे या बड़ी आसानी से सब कुछ दिला देंगे। ये सब आज आपको पता लगने वाला है। मैं एक एक करके लग्नेश और भाग्येश के आपसी संबंध के बारे में जानकारी दूंगा और उसे देखने के लिए आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए। और अब मैं आपको सीधे बिना किसी विलंब के लेकर चलता हूं एक खाली कुंडली की ओर, जिसमें मैं आपको ये सब बताने का प्रयास करूंगा और जिन्हें नहीं पता है कौन लग्नेश है कौन भाग्येश है, उन्हें भी बताने का प्रयास करता हूं। इससे पूर्व हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने ये आपको बताया था कि जन्म कुंडली के अंदर मतलब लग्नेश कहां पर शुभ प्रभाव देते हैं, भाग्येश कहां पर शुभ प्रभाव देते हैं, और साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बताया है कि लग्नेश और धनेश का संबंध किस प्रकार आपकी धन की स्थिति को दर्शाता है। आज की जो जानकारी है ये जुड़ी है लग्नेश और भाग्येश से जुड़ी। उन पूर्व की वीडियो को भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। ऊपर यहां आई बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिलेंगी। श्री वैदिक ज्योतिष नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक मिलेंगी और उसमें सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो उन्हें आप देख सकते हैं। अब आइए बिना किसी विलंब के मैं आपको आज के विषय पर लेकर चलता हूं और आप उसके लिए इस कुंडली को देखिए। इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जो कुंडली है इसमें केवल और केवल भाव के नाम लिखे हैं। जैसे प्रथम भाव में लग्न भी लिखा है तो इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। और यहां जो आप ये नवम भाव देख पा रहे हैं, इस तरफ में अगर अपनी उंगली लेकर के जाऊं यहां पर, तो ये नवम भाव है और ये नवम भाव के स्वामी को नवमेश या भाग्येश कहते हैं। भाग्य का भाव है ये, तो इसके स्वामी को भाग्येश कहते हैं, भाग्य का स्वामी कहते हैं। तो इसी से आपको देखना है कि आपकी कुंडली के अंदर कौन सा ग्रह भाग्य का स्वामी है, कौन सा ग्रह लग्न का स्वामी है। उसे और थोड़ा आसान करने के लिए आप इस कुंडली को देख लीजिए। इस कुंडली में मैं अगर आपको बताने का प्रयास करूं तो आप देख पा रहे हैं यहां पर लग्न में 8 का अंक लिखा है। तो लग्न में 8 का अंक यहां से मिलाइए, 8 का अंक यानी मंगल स्वामी बनते हैं। तो लग्न के स्वामी यहां पर मंगल हो गए। ये कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हो सकते हैं। फिर यहां पर आ जाइए, ये भाव है कुंडली का। यहां आप देख पा रहे हैं कि ये नवम भाव है और यहां 4 का अंक लिखा है। 4 का अंक मतलब चंद्रमा स्वामी बना। तो ये चंद्रमा भी कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ हो सकता है। तो इस कुंडली के उदाहरण के अनुसार लग्न का स्वामी मंगल है और भाग्य का स्वामी चंद्रमा है। मुझे केवल इन दो ग्रह की स्थिति देखना है, ये किस प्रकार से बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, और उसी के आधार पर मैं आपको ये बताऊंगा कि इनका संबंध कैसा प्रभाव देने वाला है। ये जीवन में भाग्य देने वाले हैं या फिर परेशानी देने वाले हैं। तो इसीलिए आप ध्यानपूर्वक देखिए। आपकी सुविधा के लिए मैं आगे आपको इस वीडियो में टाइम स्टेप दे दूंगा, जिससे आपको देखने में आसानी रहेगी कौन से भाव का कब बताया है। तो आप बस इससे इतना पता कर लीजिए कि आपके लग्न के स्वामी कौन है और आपके भाग्य के स्वामी कौन है। सबसे पहली स्थिति, जब आप देखते हैं कि लग्न के स्वामी और भाग्य के स्वामी एक साथ कुंडली के किसी भाव में भी बैठे हो, लग्न से लेकर के 12 भावों में कहीं भी एक साथ बैठे हुए हो, तो जैसे इस उदाहरण कुंडली के अनुसार बताता हूं, मान लो दोनों की दोनों ग्रह यहां पर बैठे हैं, लग्न में ही बैठे हैं। तो मंगल और चंद्रमा लग्न में आ गए, मतलब ये किसी भाव में भी आ सकते हैं, एक साथ में आना चाहिए बस। अगर साथ में आ जाएंगे तो ऐसी स्थिति में आपको एक बात देखने को मिलेगी कि ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। शुरुआती जीवन में कई बार संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन अपने संघर्ष से जीवन काल में सब कुछ हासिल कर पाते हैं। दिमाग में या इनके मन में हमेशा कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कुछ बड़ा करना है, इसका विचार चलते रहता है। और ऐसे लोग दूसरों के लिए परोपकारी भी होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति वाले होते हैं, सभी के लिए अच्छा करने वाले होते हैं। ये दो ग्रह किसी भी भाव में बैठ जाए, अब इसी में आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे मान लो लग्न में है
चतुर्थ में है या पंचम भाव में है, दशम में है या नवम भाव में है, तो ज्यादा मजबूत प्रभाव देंगे। यहां तक कि दूसरे भाव में, 11वें भाव में भी इनके प्रभाव फिर भी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। सप्तम में होगा तो विवाह के बाद वाली स्थिति में लागू कर सकते हैं कि विवाह के बाद वाले प्रभाव में ज्यादा अच्छी स्थिति देखने को मिलेंगी। तो इन भावों में बैठ जाने पर क्या होगा कि इन ग्रहों का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा और व्यक्ति को जीवन काल में शुभ प्रभाव देने का काम करेगा। और यहां तक बोल सकता हूं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ बड़ा नाम सम्मान अवश्य हासिल करेगा, जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करेगा। लेकिन हालांकि यही है कि अगर ये ग्रह कुंडली के त्रिक भावों में चले गए, तीसरे भाव में चले गए, छठे, आठवें, 12वें भाव में चले गए, तो इनके प्रभाव में अपने आप कमी आ जाएगी। मतलब यहां इनका साथ में आ जाना उतना शुभ नहीं कहा जाएगा। फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में हो सकता है सब मिले तो सही, लेकिन बहुत संघर्षों के बाद। वैसे तो ये दोनों ग्रह कहीं भी साथ में होंगे, ये बात पक्की है कि व्यक्ति को मेहनत अवश्य करना पड़ेगी, लेकिन ज्यादा बलवान होकर के बैठ जाएंगे तो ये बात सुनिश्चित हो जाएगी कि व्यक्ति को अपने भाग्य से भी बहुत कुछ मिल जाएगा। थोड़ा उसका प्रयास रहेगा और जब इनकी दशा आदि आ जाए, अच्छे ग्रहों का प्रभाव जब आएगा, जिस समय पर आएगा जीवन में, उस समय विशेष सफलता मिलेगी। बाकी नहीं तो फिर भी ये ग्रह कुछ न कुछ सहायक प्रभाव देने का काम करेंगे, जीवन में पॉजिटिव वे में आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगे। तो इसीलिए ये बोल सकते हैं कि इन दोनों ग्रहों की युति, लग्नेश और भाग्येश की युति, अपने आप में एक श्रेष्ठ राजयोग वाली स्थिति है। क्योंकि लग्न को केंद्र भी कहते हैं और त्रिकोण भी, और ये तो त्रिकोण का भाव है ही, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाता है अगर केंद्र में बन जाए या त्रिकोण में बन जाए तो ये भी एक अच्छी स्थिति बन जाती है वैसे में। तो इसीलिए ये एक योग अत्यंत श्रेष्ठ योग है और व्यक्ति को जीवन काल में बड़ी सफलता दिलाने वाला योग है। फिर इसके बाद दूसरी अवस्था आती है जब लग्न का स्वामी और जो भाग्य का स्वामी है वो एक दूसरे से दूसरे 12वें के संबंध में हो। दूसरा 12वें का संबंध मतलब जैसे मान लो कि लग्न का स्वामी जैसे मंगल है वो यहां बैठा है और भाग्य का स्वामी कौन, चंद्रमा। तो चंद्रमा या तो 12वें में है या अगले भाव में है, मतलब दूसरे भाव में। तो यहां आप गिनती करेंगे तो मंगल से दूसरे भाव में चंद्रमा है और अगर चंद्रमा से गिनती करेंगे तो 12वें भाव में मंगल है। यानी इसे 2-12 की स्थिति कहते हैं। और 2-12 के संबंध में होता क्या है कि कहीं ना कहीं जो ग्रह होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट जरूर करते हैं, खराबी नहीं होती, लेकिन सपोर्ट किस प्रकार करते हैं, एकाएक व्यक्ति को सब कुछ नहीं मिल जाता। यहाँ पर व्यक्ति को यहां बोल सकते हैं कि लगातार प्रयास करना पड़ता है, लगातार मेहनत करना पड़ता है और तब जाकर के व्यक्ति जीवन काल में सब कुछ हासिल कर लेता है। हालांकि ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति जीवन काल में कुछ बड़ा और कुछ सफलता वाला काम अवश्य कर सकता है, बस यहां पर निर्भर करेगा कि उसकी सोच कैसी है, मतलब उसकी विचारधारा कैसी है, वो कैसे तरीके से काम करता है। अगर मान लो जैसे इसमें मुख्य बात क्या है, एक नवम का स्वामी है, तो नवम भाव क्या है ना, आपके मतलब नैतिकता को दर्शाता है, आप कितने मोरल है उसको दर्शाता है। तो अगर आपका नवम भाव का स्वामी ज्यादा अच्छा रहेगा लग्नेश के मुकाबले में, तो ऐसा व्यक्ति मोरल रहेगा, दूसरों के लिए अच्छा सोचने वाला रहेगा, अच्छा सोचकर काम करने वाला रहेगा। तो ऐसी स्थिति में आप क्या पाएंगे कि जीवन काल में व्यक्ति दूसरों के लिए भी अच्छा करेगा और अच्छे कार्य करने के परिणाम स्वरूप उसके जीवन में भी अच्छा होता नजर आएगा। हाँ, दूसरे 12वें के संबंध में थोड़ी मेहनत ज्यादा होती है, ये जरूर बोला जा सकता है, लेकिन उसके बाद भी व्यक्ति को अपने प्रयासों से सफलता मिलती है और व्यक्ति अपने जीवन काल में अच्छा नाम, अच्छा सम्मान हासिल कर पाता है, ये आप बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये वाली स्थिति भी कोई कमजोर नहीं है। हाँ, ये बात भी है यहाँ पर कि व्यक्ति जीवन काल में अगर एक जगह पर लगे रहे, फोकस होकर के अपने काम में ध्यान दे, तो ज्यादा सफलता अर्जित कर पाता है। अगर व्यक्ति ये देख पाते हैं कि आप ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, फिर ऊपर से मतलब अपने कार्य को टाल रहा है, लापरवाही कर रहा है, तो फिर इसको उतना अच्छा नहीं कहा जाएगा। फिर एक बात क्या है कि इसमें ये भी विचार करने वाली बात है ना, जैसे मान लो यहाँ लग्न का स्वामी मंगल है, अब मंगल मान लो जैसे अष्टम भाव में है और चंद्रमा जो है उससे पीछे बैठा हुआ है, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट उच्च राशि का आ गया। अन्य किसी लग्न में मान लो कमजोर हो जाते हैं ये ग्रह, नीच आदि राशि के हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो वैसे में इनके शुभ प्रभाव उतने नहीं देखने को मिलेंगे। फिर संघर्ष वाला भाग ज्यादा रहेगा और सफलता वाले भाग में संघर्ष अधिक रहेगा। तो इसीलिए ये बात यहां पर मैं बोलूंगा कि व्यक्ति को फिर सफलता के लिए ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। तो इसीलिए यहां पर मैं बोलता हूं हमेशा कि व्यक्ति एक जगह फोकस होकर के काम करे तो जीवन में ज्यादा सफल हो पाएगा, ज्यादा अच्छा परिणाम प्राप्त कर पाएगा। तो ये बात यहां पर प्रमुख है जिस पर ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद स्थिति आती है तीसरे और 11वें की।
तीसरे 11वें की स्थिति मतलब जैसे लग्न का स्वामी, जैसे मान लो यहां मान लेता हूं मैं, यहां बैठा है, तो इससे या तो 3 घर आगे आपका जो भाग्य का स्वामी है, जैसे चंद्रमा यहां पर है तो चंद्रमा भाग्य का स्वामी 3 घर आगे बैठा है या 3 घर पीछे बैठा है। ऐसी स्थिति है कि लग्नेश जहां है उससे 3 घर आगे चंद्रमा है, मतलब भाग्य का स्वामी है, या 3 घर पीछे भाग्य का स्वामी है। तो ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि जीवन काल में ये प्रभाव व्यक्ति को मतलब अपनी मेहनत से सफलता दिलाएगा। हो सकता है कि अगर मतलब भाग्य से कुछ चीजें मिल जाए, लेकिन व्यक्ति को बहुत हद तक जीवन काल में अपने आप को एक प्रकार से बोल सकते हैं प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ देखो ये मैंने अर्जित किया या मैंने अपने प्रयास से हासिल किया है, क्योंकि ये मेहनत कराने वाली स्थिति तो अवश्य होती है। हाँ, अब देखो ऐसी स्थिति है कि देखो लग्न का स्वामी सप्तम में है और भाग्य का स्वामी भाग्य में है। अब भाग्य का स्वामी भाग्य में अपनी राशि का बलवान है और उसको मान लो कहीं से गुरु भी देख ले या कुंडली का और कोई कारक ग्रह उसको प्रभाव दे दे उसके साथ में, तो उससे क्या हो जाएगा कि जो ग्रह का प्रभाव है बढ़ जाएगा अपने आप। तो किसी भी एक ग्रह का प्रभाव बहुत मजबूत हो जाएगा तो उससे भी चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। लेकिन मान लो कि यहाँ पर ये कुंडली के अन्य किसी भाव में होते हैं, जैसे मंगल होता है यहाँ पर 6ठे भाव में, चंद्रमा होता है 8म भाव में, दोनों चले गए त्रिक भाव में, अलग अलग भावों में, तो यहाँ संघर्ष अधिक देखने को मिलता। और फिर ये बोल सकते हैं कि व्यक्ति को अन्य का सपोर्ट तो नहीं मिलेगा, अपने ही दम पर सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो स्थिति जीवन में व्यक्ति मिला भी पाएगा कि हाँ मुझे जीवन काल में अन्य का उतना कुछ नहीं मिला है सपोर्ट, मुझे अपने दम पर सब कुछ करना पड़ा है। और उसी कारण से मतलब फिर कई बार व्यक्ति थोड़ा पीछे भी रह जाता है। लेकिन यहाँ पर वही बात रहेगी कि अगर तीसरे और 11वें का संबंध है तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति अपने प्रयास को, अपनी सोच को, अपनी विचारधारा को जिस तरह रखता है और जिस तरह क्रिएटिविटी से अगर काम करता है तो ज्यादा सफल होता है। मतलब ऐसी अवस्था में आप देख पाएंगे कि अगर व्यक्ति मतलब एक ही पुराने तरीकों से काम करता जा रहा है, कोई नया अपने कार्य में नयापन नहीं लेकर के आ रहा है, तो फिर उसको परिणाम नेगेटिव मिलता है। नई नई चीजों को सोचना, नए नए तरीकों से काम करना, अगर ऐसे काम व्यक्ति करता है तो अवश्य से आप देख पाएंगे कि तीसरे 11वें के संबंध में विशेष सफलता ऐसा व्यक्ति अर्जित कर पाता है, विशेष शुभ प्रभाव ऐसा व्यक्ति ले पाता है। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि ऐसा प्रभाव है तो अवश्य आपको ये ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार की अवस्था है। और अगर आप ये देख पाते हैं कि अवस्था शुभ नजर आती है तो निश्चित रूप से आपको बोल सकता हूं मैं कि ये जो प्रभाव देगा फिर व्यक्ति को जीवन में, वो सकारात्मक प्रभाव देगा। और व्यक्ति ये देख पाएगा कि जीवन काल में जो उन्नति है, जो पॉजिटिव प्रभाव है, वो भी प्राप्त कर पाएगा। तो बस व्यक्ति को अपनी विचारधारा सही रखना है, सोच विचार कर काम करना है और फोकस होकर के काम करना है, तो ज्यादा अच्छे प्रभाव ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर पाता है। फिर अगला संबंध होता है चौथे 10वें का संबंध। इसे केंद्र संबंध बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसी अवस्था में क्या होता है, जैसे मान लो लग्न का स्वामी यहां है तो उससे 4 घर आगे चंद्रमा बैठा है या 10 घर पीछे चंद्रमा बैठा हुआ है, मतलब भाग्य का स्वामी बैठा हुआ है। तो लग्नेश से अगर गिनती करेंगे तो केंद्र में आता है, ये दोनों ही भाव केंद्र में आते हैं लग्नेश से। तो केंद्र में जब भी अगर भाग्य का स्वामी आ जाता है ना, तो ये एक पिलर की तरह व्यक्ति को मजबूत बनाता है। ऐसा व्यक्ति मजबूत होता है। मजबूत मतलब अपनी सोच विचारों से, अपने कार्य करने के तरीकों पर अडिग होता है, दृढ़ संकल्पी होता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। और पूरी तरह से ये बोल सकते हैं कि सोच विचार करके अपनी बुद्धि से काम करने वाला प्रभाव बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में, क्योंकि लग्नेश और भाग्येश का केंद्र संबंध व्यक्ति को आगे बढ़ने के तो अच्छे अवसर देता ही है, साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में अन्य का सपोर्ट भी मिलता है। और ऐसा सपोर्ट की जो मतलब भले मैं ये कहूं कि बहुत अधिक एकदम साथ वाला ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वरीय कृपा के रूप में बोल लीजिए, या किसी ने कोई गाइड कर दिया कि ऐसे नहीं ये काम कर लो, अभी मुझे लगता है आपको ऐसा कर लेना चाहिए, ऐसा कुछ सपोर्ट मिल जाता है। या व्यक्ति के मन में खुद में आता है कि मुझे ये नहीं ये कर लेना चाहिए, और व्यक्ति वो निर्णय लेता है, बाद में वही सही साबित होता है। तो ऐसी अवस्था देखने को मिलती है जब चौथे 10वें का संबंध हो लग्नेश और आपके भाग्येश का। और चौथे 10वें का संबंध एक अच्छा संबंध कहा जा सकता है जीवन काल में उन्नति के लिए, तरक्की के लिए। और इनकी दशा आदि में तो व्यक्ति भूमि भवन वाहन जैसे सुखों को बना पाता है, जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर पाता है, जो निश्चित रूप से आप देख पाते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह पॉजिटिव रूप में निकल के आता है। तो इसीलिए यह अवस्था को अच्छा कहा जा सकता है। बस यहां भी एक ही बात रहेगी कि जैसे अभी जो मैंने स्थिति बनाई कि इसमें एक ग्रह तीसरे में है, एक ग्रह छठे में है या 12वें में है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ये केंद्र संबंध जो बनेगा वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्यादा संघर्ष करवाएगा, ज्यादा मेहनत करवाएगा, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलेगा। मतलब क्योंकि
जो केंद्र संबंध बना है वो कुंडली के त्रिक भावों में बन रहा है या कमजोर भावों में बन रहा है, तो व्यक्ति का प्रयास अधिक रहेगा। फिर इसमें जितना व्यक्ति प्रयास करेगा उतना ही सफल हो पाएगा। और ऐसे त्रिक भाव आदि में अगर इनका संबंध बनेगा कहीं पर भी, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि जन्म स्थान से दूर या विदेश जाने पर सफलता मिलेगी। अगर आपके लग्नेश और भाग्येश का संबंध कुंडली में त्रिक भावों में या किसी कमजोर भावों में बनता है, तो कोई भी संबंध बने फिर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। और यहां पर भी वही बात लागू होगी, और इसीलिए ये कहा जाएगा व्यक्ति को कि जीवन काल में अच्छा प्रभाव लेने के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। स्थिर एक जगह बैठ करके व्यक्ति सोचे कि सब कुछ मिल जाएगा, तो वैसा कम संभव देखने को मिलेगा। तो ये बात यहां पर जरूर रहेंगी। लेकिन हाँ, ये है कि व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा यहां पर मिलती है। और ईश्वरीय कृपा की बात है तो पंचम और नवम में भी ये बात बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। मतलब एक साथ में होना और पंचम नवम में होना, ये एक सबसे बढ़िया स्थिति है। क्योंकि अगर आप दक्षिण भारतीय पद्धति देखेंगे तो दक्षिण भारतीय पद्धति में पांचवें नवे के संबंध को भी युति संबंध में गिना जाता है। मतलब कहने की बात क्या, उसे समझिए। जैसे मान लो लग्न का स्वामी यहां बैठा है और इससे 5 घर आगे भाग्य का स्वामी है या 9 घर आगे भाग्य का स्वामी है, तो ये एक दूसरे से, मतलब ये अगर आप देखेंगे तो ये नवम पंचम का संबंध होता है। ये या तो इधर ले लीजिए या उधर ले लीजिए, किसी भी भाव में पांचवें नवे का संबंध अगर बनेगा तो ये ईश्वरीय कृपा का संबंध है। ये किस प्रकार से कि व्यक्ति को जीवन काल में ये बहुत हद तक आप बोल सकते हैं कि अच्छे मार्ग दिखाने वाला, सही मार्ग से आगे बढ़ाने वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं ईमानदार होगा, घर परिवार में सबके लिए सोचने वाला होगा, सबके लिए अच्छा काम करने वाला होगा। अपने कार्य में भी जो निर्णय लेगा उसको देखने को मिलेगा, शुरू में लगे तो गलत हो गया, लेकिन बाद में देखने को मिलेगा कि ईश्वरीय कृपा इस प्रकार की रहेगी कि व्यक्ति ने जो निर्णय लिया था वो सही साबित हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति समय के साथ आगे बढ़ने वाला होता है और जीवन काल में अच्छा नाम, अच्छा सम्मान हासिल करने वाला होता है। क्योंकि जैसा मैंने बताया था आपको पंचम और नवम भाव से, कि पंचम और नवम भाव एक आपके पूर्व जीवन को बताता है और भविष्य को बताता है। और आप लग्नेश तो वर्तमान की स्थिति को दर्शा ही रहा है, तो इनका नवम पंचम योग या इनका एक दूसरे से पांचवें नवे में बैठना व्यक्ति को जीवन काल में आगे की सोच रख के, सोच विचार के काम करना, सोच विचार कर अपने मतलब किसी को बोलना, किसी के साथ जुड़ना, ये सब बातें देखने को मिलती है। और उसी के बलबूते पर व्यक्ति अपने जीवन काल में सब कुछ अच्छा प्रभाव प्राप्त कर पाता है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी कुंडली में देखते हैं कि लग्नेश और पंचमेश का नवम पंचम योग है, तो उसे शुभ मानना चाहिए। अच्छे भावों में होगा तो और अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब कहने की बात यह है कि जैसे त्रिकोण भी निर्भर करते हैं, जैसे मंगल यहां पर बैठा है, मंगल और चंद्रमा अगर इस कंडीशन में होंगे तो ये बैठे हैं मोक्ष त्रिकोण में, जो आखिरी त्रिकोण होता है उसमें बैठे हैं। अब मोक्ष त्रिकोण के अंदर जाकर के हो सकता है भौतिकता में कमी कर दे, भौतिक चीजें मिल जाए लेकिन उतना स्वभाव ना रहे भौतिक चीजें अर्जित करने का, वो बात यहां पर आप लागू कर सकते हैं, जो कि उतना शुभ नहीं कहा जाएगा। मतलब भौतिक दृष्टिकोण से उतना शुभ नहीं कहा जाएगा। और अगर अन्य त्रिकोण में है, जैसे मान लो अर्थ त्रिकोण में है या फिर काम त्रिकोण में है, तो व्यक्ति का जो फोकस रहेगा धन अर्जित करने में, सुख अर्जित करने में अधिक रहेगा। और व्यक्ति की चाहत भी रहेगी कि जीवन काल में सुख सुविधा पूर्वक रहा जाए, लग्जरी पूर्वक रहा जाए, और ऐसा व्यक्ति रहेगा भी वैसा। तो उससे क्या होगा कि व्यक्ति जीवन काल में एक अच्छा प्रभाव प्राप्त कर पाएगा। और बाकी धर्म त्रिकोण में भी व्यक्ति का जो फोकस रहेगा वो आगे की सोच रखना, अपने घर परिवार के लिए कोई अच्छा करना, वो वाले विचार में रहेगा। तो ये बातें आप मिला सकते हैं कुंडली के अंदर। बाकी इन दो ग्रह का संबंध कौन कौन से दो प्रकार से, या तो ये एक साथ बैठे हो युति संबंध, एक एक का संबंध बोल लो, या पांचवें नवे का संबंध, ये सबसे मजबूत संबंध है। पहली प्रायोरिटी में यही संबंध यहां पर आता है। दूसरे नंबर पर जो संबंध आएगा उसमें मैं आपको बोलूंगा कि दूसरे नंबर पर यहां पर आ जाएगा ये जो आपका चौथे 10वें का संबंध है वो, और 7वें का सम सप्तक वाला जो होता है आमने सामने वाला, वो यहां पर आ जाएगा। फिर तीसरी कैटेगरी में आप रख सकते हैं यहां पर, और तीसरी कैटेगरी होंगी जिसमें आएगा आपका जो दो संबंध, एक तो तीसरे 11वें का, तीसरे 11वां अच्छा है लेकिन उसमें बस यही है कि थोड़ा मेहनत ज्यादा रहेंगी, और एक होता है यहाँ पर छठे 8वें का। अब छठे 8वें पर बाद में करता हूं, लेकिन छठे 8वें का तीसरी कैटेगरी में चले जाएगा, ऐसा समझ के चलिए। मतलब यहां आप मेहनत का पैमाना देख सकते हैं या संघर्ष की स्थिति विचार कर सकते हैं कि कितना प्रभाव कैसा रहेगा। और अब अगर बात करें छठे 8वें की, तो छठे 8वें का संबंध में आप ये बोल सकते हैं, मतलब छठे 8वां, मतलब देखो अगर मान लो यहां मंगल बैठा है, यहां चंद्रमा बैठा है, गिनती करिए एक दूसरे से छठे 8वें के संबंध में जरूर है, लेकिन कुंडली के अच्छे भावों में बैठे हैं। यहीं से अगर चंद्रमा मान लो यहां भी हो तो भी छठे 8वें का संबंध बना लेंगे एक दूसरे से, लेकिन ये संबंध अच्छा कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को मतलब अच्छे भावों में जाकर के शुभ प्रभाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन
यही एक कोई त्रिक भाव में चला जाए तो फिर उतना अच्छा नहीं रहता, बल्कि संघर्ष बढ़ जाता है। अब यहां भी हालांकि मंगल तो है नीच राशि का, लेकिन चंद्रमा अपने अच्छे भावों में बैठा है, तो उससे मंगल के नीचे तो में कमी आ जाएंगी, मंगल पॉजिटिव प्रभाव देगा, तो ये बात देखने को मिलेंगी। इसीलिए आपको ये विचार करना चाहिए कि अगर कुंडली के अंदर ये जो ग्रह है, जो छठे आठवें का संबंध में बता रहा हूं, अगर कुंडली के अच्छे भावों में बैठेंगे तो ये अच्छा प्रभाव देंगे, और छठे आठवें के संबंध में आप पाएंगे कि पॉजिटिव असर ही देखने को मिलेगा। हाँ, छठे आठवें का संबंध अपने आप में नाम दर्शाता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में संघर्ष थोड़ा अधिक रहेगा, और अब ज्यादा खराब होने पर ये ग्रह पीड़ित हो जाए अगर, तो छठे आठवें के संबंध में व्यक्ति अपने मतलब परिस्थिति के अनुसार बोल लो, लेकिन खुद से एक नैतिक कार्य को ढंग से कर नहीं पाता, या दूसरों की सहायता जिस प्रकार करना चाहिए, या एक जो इंसानियत रख के दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, वो नहीं कर पाता। फिर कहीं ना कहीं व्यक्ति मतलब इन सब चीजों में पीछे रह जाता है, तो वो प्रभाव यहाँ बढ़ सकता है। बाकी इसके अलावा एक और बात जो निकल के आती है वो ये है कि छठे आठवें के संबंध में अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को संघर्ष रहेगा, रुकावटों का सामना ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन व्यक्ति अपने दम पर लगातार प्रयास करके ही जीवन काल में कुछ अच्छा अर्जित कर पाएगा, ये देखने को मिलेगा। अगर ऐसा व्यक्ति दूसरों के भरोसे रहता है, जैसे मैंने आपको एक बात मैं आपको बीच में रोककर इसका टाइम स्टेप दे दूंगा, मैं रोक कर बता रहा हूं, किसी भाव में कोई भी संबंध बन जाए, मैंने अच्छे बताए खराब बताए, कोई संबंध बन जाए, लेकिन विश्वास मानिए अगर व्यक्ति के मन में स्वभाव में काम करने की कोई इच्छा नहीं है, या वो सोच रहा है चलो बैठे बैठे जीवन निकल जाएगा, भाग्य से सब कुछ मिल जाएगा, या भाग्य से सब कुछ मिल चुका है तो वो बैठा है कि चलो देखा जाएगा, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप पाएंगे कि जीवन काल में ऐसा व्यक्ति आप सोचे कुछ अच्छा कर पाएगा, बड़ा कर पाएगा, संभव नहीं है। नॉर्मल जीवन ही जी पाएगा। और फिर आप कहे अगर इस वीडियो में भी कि हमारे तो इस संबंध में बैठे हमको तो कुछ नहीं मिला, तो कारण आप ही है, दूसरा कोई नहीं है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना चाहिए। छठे आठवें के संबंध में तो अब मैं ये बता रहा हूं आपको कि छठे आठवें के संबंध में आपको कई बार विरोधी, रुकावट देने वाले, शत्रुता रखने वाले ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो इनका प्रभाव रहता है छठे आठवें के संबंध में वो ज्यादा रहता है। कहीं ना कहीं मतलब हर काम में गलतियां ढूंढने वाले, या आपके आसपास वाले लोग ही आपकी कमी ढूंढने वाले, आपको नीचा दिखाने वाले, आपको पीछे खींचने वाले ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए ये थोड़ा संघर्ष वाला प्रभाव देता है। लेकिन अगर आप ने सोच रखा है कि एकदम मैं तो बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं या नहीं हूं, मतलब लड़का लड़की दोनों के लिए बोल रहा हूं, मतलब कहने की बात ये है, तो अगर आप डरने वाले नहीं हैं और आपने सोच रखा है कि नहीं मैंने जो ठान लिया है मैं करके दिखाऊंगा, सफलता प्राप्त करना है, लगातार मेहनत करके करूंगा, तो आप विश्वास मानिए आपको ये सफलता जरूर देंगे, थोड़ा संघर्ष ही सही लेकिन सफलता मिलेंगी उसमें। तो ये बात यहाँ पर छठे आठवें के संबंध में कही जाएगी। सम सप्तक अगर कहा जाए मतलब आमने सामने, जैसे मान लो मंगल यहाँ है, चंद्रमा यहाँ है, या उल्टा कर सकते हो आप इनको कि मंगल इधर हो जाए, किसी भाव में भी अगर आमने सामने बैठे होंगे तो वैसे मैं इसको अच्छा समझता हूं। क्यों? क्योंकि कुंडली के त्रिक भाव के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं, अपना त्रिक बोल रहा हूं, कुंडली के त्रिकोण भाव के स्वामी एक दूसरे को देख रहे हैं। दूसरे नंबर पर एक बात अच्छी क्या हो गई कि ये दोनों ग्रह आपस में मिल करके दो जो भाव, जैसे ये चतुर्थ भाव हो गया, ये दशम भाव हो गया, इन पर भी दृष्टि डालेंगे तो इनको पॉजिटिव करेंगे। कुंडली के लग्नेश की दृष्टि जहां पड़े, भाग्येश की दृष्टि जहां पड़े, उसको शुभ करने का काम करते हैं, भले शनि या कोई पापक ग्रह ही क्यों ना हो। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि लग्नेश और भाग्येश एक दूसरे को देखते हैं तो जीवन काल में पॉजिटिव असर देने का ये काम करते हैं, जीवन काल में एक दूसरे को सपोर्ट देने का ये काम करते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति धार्मिक होंगे, ईमानदार होंगे, अच्छा सोचने वाले, अच्छा करने वाले होंगे। जरूर आमने सामने है तो थोड़ा सा कई बार व्यक्ति के मन में विचारों में द्वंद्व हो सकता है, कई बार मन में बहुत सारी कल्पना, बहुत सारी बातें चलती रहे, जिस कारण से व्यक्ति थोड़ा चिंतित रहे, नेगेटिव सोचे, वो वाला प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा यदि आप देखेंगे तो आमने सामने वाली स्थिति फिर भी अच्छी कही जाएगी। इसीलिए मैंने इसको एक ऊपर वाली कैटेगरी में रखा था कि ये अच्छा योग है फिर भी, क्योंकि इसमें संघर्ष थोड़ा कम है, अपनी बुद्धि, अपने चातुर्य से व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। और सामने है तो सप्तम भाव यानी विरोधी का तो होता है, लेकिन विरोधी में कौन है? अपना स्वयं का करीबी व्यक्ति बोल लीजिए, या फिर ऐसा बोलिए कि विरोधी ही अपना मित्र है, तो फिर विरोधी की बात ही नहीं उठेगी, वो तो अच्छा व्यक्ति हमारे लिए। तो इसलिए यहाँ पर एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए ये ग्रह एक दूसरे को सपोर्ट देते हैं। और अब आप जानते हैं लग्न और नवम के स्वामी मित्र होते हैं आपस में, तो एक दूसरे को सपोर्ट करके अच्छे प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं। इसीलिए इनको अच्छा कहा जा सकता है, इस स्थिति को शुभ कहा जाएगा, जीवन में अच्छे प्रभाव देने वाला कहा जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जीवन काल में अपनी तरक्की, अपना जो भाग्य है अच्छा लिख पाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं अपने दम पर अच्छा नाम, सम्मान, सुख सुविधा, भौतिकता, और जिस भाव में ये दोनों ग्रह जुड़ेंगे उस भाव से जुड़कर, जैसे मान लो अगर छठे और 12वें भाव में भी हो
तो या तो छठे भाव से या 12वें भाव से जुड़ करके भी व्यक्ति अच्छा लाभ कमा पाएगा, यह आपको देखने को मिलेगा। यहां खराबी नहीं बल्कि पॉजिटिव असर देखने को मिलेंगे। इसलिए सम सप्तक एक अच्छी स्थिति में लिया जा सकता है। मेहनत रहेंगे आपने सामने होने से, लेकिन व्यक्ति सफलता भी अर्जित कर पाएगा, यह भी आप बोल सकते हैं। तो ये लग्नेश और भाग्येश का सभी मतलब आप एक प्रकार से समझ लीजिए कि सभी अलग अलग प्रकार के संबंध है, वो आपकी कुंडली में किसी भाव में भी हो सकता है, किसी भी स्थिति में हो सकता है। बस आपको ये देखना है कि कहां पर इनका योग बन रहा है, कितना पॉजिटिव है, कुंडली के पॉजिटिव ग्रह प्रभाव दे रहे हैं या नेगेटिव ग्रह प्रभाव दे रहे हैं। इन सब बातों का विचार करके आप जब एक आखिरी उत्तर पर पहुंचेंगे तो आपको पता लग जाएगा कितना शुभ है कितना अशुभ है। और फिर व्यक्ति के जीवन में आपको ये देखने को मिलेगा कि वो अगर ज्यादा अच्छी स्थिति में ये दोनों ग्रह बैठे हैं, संबंध में मजबूत है, तो व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ बड़ा अवश्य करता है, अच्छी सफलता अवश्य प्राप्त कर पाता है। हाँ, कुछ मामलों में संघर्ष ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर लगातार प्रयास करता रहे व्यक्ति तो सफलता प्राप्त कर पाता है। तो ये स्थिति है लग्नेश और भाग्येश के संबंध की। आज की वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप बता सकते हैं। और वीडियो पे अगर आप मतलब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ ही चैनल पर नए हो अगर तो इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अन्य ग्रहों के संबंध आगे आपको देखने को मिलेंगे, उनको देखने के लिए भी आप चैनल से जुड़े रहे। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।